आप जो देख रहे हैं वो रुगयोंग होटल है। ये दुनिया का छठा सबसे ऊंचा होटल है। 180 फीट की ऊंचाई पर बने इस 105 मंजिला होटल का डिजाइन लाजवाब है। ये इमारत उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग के बिल्कुल मध्य में स्थित है। ये होटल उत्तरी कोरिया के बारे में सबसे स्पष्ट उदाहरण है, क्योंकि इस होटल में सिर्फ एक कंक्रीट का फ्रेम ही दिखाई देता है। इस होटल में ना तो एक भी मेहमान रुका है और ना ही इमारत में एक भी कमरा अपनी स्थापना के 30 साल बाद भी पूरा हो पाया है। ये होटल उत्तर कोरिया के पतन की अजब कहानी कहता है। आइए रुगयोंग होटल के दुर्घटनापूर्ण इतिहास पर एक नजर डालें और कैसे एक तानाशाह के कुप्रबंधन और अहंकार के कारण उत्तर कोरिया एक बड़ी विफलता बन गया। 1953 में कोरियाई युद्ध के साथ ही कोरियाई उपमहाद्वीप दो देशों में विभाजित हो गया था। दोनों देशों के बीच की सीमा तत्कालीन नियंत्रण रेखा द्वारा पृथ्वी के 38वें समानांतर के पास निर्धारित की गई थी। सोवियत संघ उत्तर कोरिया को अपने एक जागीरदार राज्य के रूप में देखा करता था। यूएसएसआर ने जापानी कब्जे के खिलाफ लड़ने वाले क्रांतिकारियों के नेता किम इल सुंग को उत्तर कोरिया के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया। उत्तर कोरिया को भी, जो युद्ध से तबाह हो गया था, बहुत सारी सोवियत सहायता मिली। इसलिए किम इल सुंग शासन पर सोवियत संघ का निर्णायक प्रभाव था। कोरियाई युद्ध के दौरान सोवियत संघ और चीन घनिष्ठ मित्र थे, क्योंकि वो साम्यवादी देश थे। लेकिन स्टालिन की मृत्यु के बाद ये स्थिति धीरे धीरे बदल गई। माओ का मानना था कि वो अकेले ही साम्यवाद के सच्चे और प्रतिपादक थे। ख्रुश्चेव भी इसी तरह की मान्यता रखते थे कि वे अकेले ही साम्यवाद के सच्चे और प्रतिपादक थे। इस आत्मकेंद्रित विश्वास ने दोनों देशों की दोस्ती में भारी दरार पैदा कर दी। किम इल सुंग ने इस स्थिति का अधिकतम लाभ उठाने की कोशिश की। इस बीच चीन ने भी अपना प्रभाव बढ़ाने की मंशा से उत्तर कोरिया को सहायता देना शुरू कर दिया। ये जानते हुए भी यूएसएसआर ने अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए उत्तर कोरिया को सहायता देना जारी रखा। परिणाम स्वरूप 1970 के दशक तक उत्तर कोरिया की आर्थिक प्रणाली दक्षिण कोरिया की तुलना में बेहतर थी। लेकिन किम इल सुंग एक निरंकुश और अदूरदर्शी शासक था। उनके पास एक आदर्श समाज की एक अजीब दृष्टि थी और वो उत्तर कोरिया में एक नई सामाजिक व्यवस्था लेकर आए। जो लोग उनके और प्रशासन के प्रति वफादार रहे, उन्हें आदर्श नागरिक माना गया। उनमें से ज्यादातर क्रांतिकारी और उनके परिवार के सदस्य थे, जिन्होंने किम इल सुंग के साथ जापानी कब्जे के खिलाफ और कोरियाई युद्ध में लड़ाई लड़ी थी। वो टोमाटो कहलाते थे और दल, प्रशासन तथा सेना में श्रेष्ठ पद प्राप्त करते थे। क्या टोमाटो के अंदर और बाहर लाल रंग सी होती थी? ये समूह उत्तर कोरिया की आबादी का लगभग 25% है। उसके बाद एप्पल आता है। स्वाभाविक रूप से सरकार के प्रति वफादार रहने वाले ये लोग अपने परिवार में किसी की गलती का खामियाजा भुगत रहे हैं। ये खंड उत्तर कोरिया छोड़ने वाले सैनिकों के परिवार के सदस्यों और वंशजों, कोरियाई युद्ध के बाद उत्तर कोरिया जाने वाले दक्षिण कोरियाई सैनिकों और क्रांति से पहले जमींदारों और व्यापारियों से बना है। तीसरे समूह को, जिसे गद्दार के रूप में ब्रांड किया गया है, गंभीर भेदभाव का सामना करना पड़ता है। उन्हें काम, शिक्षा, आवास और राजनीतिक कैदियों जैसे सभी क्षेत्रों में सताया जाता है, जिन्हें शासन द्वारा जापान, अमेरिका या दक्षिण कोरिया और उनके परिवार के सदस्यों के प्रति वफादार माना जाता है। इसने राष्ट्र की प्रगति में बाधा डाली, क्योंकि सभी का उद्देश्य केवल किम इल सुंग का पसंदीदा बनना था। ये किम इल सुंग के आर्थिक विकास के बजाय सैन्य शक्ति पर जोर देने के कारण था। यूएसएसआर और चीन से प्राप्त आर्थिक सहायता सहित देश की आय का एक बड़ा हिस्सा सेना पर खर्च किया गया था। किम इल सुंग चाहते थे कि उत्तर कोरिया, जो उस समय भोजन के लिए सोवियत संघ और चीन पर निर्भर था, आत्मनिर्भर हो जाए। 1972 में किम इल सुंग द्वारा पेश किया गया JUCHE सिद्धांत इस दिशा में एक कदम था। लाखों एकड़ क्षेत्र को साफ कर कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया है। कुछ हद तक उत्तर कोरिया इस लक्ष्य को हासिल करने में सक्षम था, लेकिन सोवियत संघ से मामूली दर पर प्राप्त उर्वरक के बिना ये संभव नहीं होता। इस बीच दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति पार्क chung ही ने निर्यात के माध्यम से अधिक विकास हासिल करने की नीति अपनाई। नतीजतन दक्षिण कोरिया एक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बन गया। 1988 के सियोल ओलंपिक ने विकसित राष्ट्रों के क्लब में दक्षिण कोरिया के प्रवेश को चिन्हित किया। इसके अलावा दुनिया के सबसे ऊंचे होटल का निर्माण सैंगयोंग नामक एक दक्षिण कोरियाई कंपनी द्वारा पूरा किया गया था।
दक्षिण कोरिया के आर्थिक विकास से ईर्ष्यालु किम इल सुंग ये साबित करने के लिए उत्सुक थे कि वे भी एक आर्थिक शक्ति थे। फिर उत्तर कोरिया ने ryugyong होटल पर काम शुरू किया। उत्तर कोरिया ने इस शो पर $75 करोड़ खर्च किए। ये राशि उत्तर कोरिया के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2% थी। इसे 1989 में पूरा करने की योजना थी, लेकिन वित्तीय बाधाओं के कारण निर्माण में देरी हुई। 1992 तक साइट का ठोस ढांचा पूरा हो चुका था, लेकिन सोवियत संघ के पतन के साथ ryugyong होटल का निर्माण पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। सोवियत संघ से खाद्य और उर्वरक सब्सिडी की समाप्ति के बाद देश गंभीर अकाल में डूब गया। इन सब के अलावा 1995 में उत्तर कोरिया में बाढ़ आई थी। इस बाढ़ से देश का 30% हिस्सा प्रभावित हुआ था। इसका मुख्य कारण आत्मनिर्भरता के नाम पर खेतों के लिए पेड़ों की क्रमिक कटाई थी। कृषि व्यवस्था जो स्वाभाविक रूप से कमजोर थी, इससे बेहाल हो गई। खाने के लिए पूरी तरह से सरकारी राशन पर निर्भर आम लोगों को खासी परेशानी हुई। ये उस स्थिति में बदल जाएगा जहां इंसान भोजन के लिए इंसान को मार डालेगा। बाढ़ और इसके बाद आए भयंकर अकाल के कारण लगभग 4.5 लाख लोग मारे गए। इस बीच किम जोंग इल सत्ता में आया। किम जोंग इल शासन को बिना बदलाव के अंतर्राष्ट्रीय सहायता लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस अवधि के दौरान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ उत्तर कोरिया के संबंधों में उल्लेखनीय सुधार हुआ, लेकिन 2001 में अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में सत्ता में आए जॉर्ज बुश ने उत्तर कोरिया को एक दुष्ट राज्य के रूप में देखा। जब बुश प्रशासन को पता चला कि उत्तर कोरिया परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश कर रहा है, तो उसने उन पर गंभीर प्रतिबंध लगा दिए। लेकिन उत्तर कोरिया ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम को तेज कर दिया। 2006 में उत्तर कोरिया ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। अधिकांश देशों ने गणना की कि किम जोंग इल जैसे तानाशाह के कब्जे में परमाणु हथियार विश्व सुरक्षा के लिए एक चुनौती है, लेकिन किम जोंग इल ने इसे अपने तुरुप के पत्ते के रूप में देखा। इन देशों को डर था कि अगर कोई प्रगति नहीं हुई तो उत्तर कोरिया क्षेत्र में दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका सैन्य ठिकानों के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। दुनिया के देशों के पास शांति वार्ता करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। तब उन्हें भोजन और ईंधन के रूप में बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय सहायता मिली। ये महसूस करते हुए कि ये तुरुप का इक्का था, उत्तर कोरियाई शासन ने इस रणनीति का प्रभावी ढंग से उपयोग किया, जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता की आवश्यकता थी। 2009 के परमाणु परीक्षण का उद्देश्य इसके अलावा और कुछ नहीं था। इसी बीच किम जोंग उन सत्ता में आए। किम जोंग उन ने अपने पिता की रणनीति का पालन किया। ये 2012 के परमाणु परीक्षण से स्पष्ट हो गया था, लेकिन किम जोंग उन एक कदम और आगे निकल गए। किम जोंग उन का तरीका किसी को भी अपने अधीन करना था, जिससे उनके अस्तित्व को खतरा हो सकता था, यहां तक कि करीब रिश्तेदारों को भी। एक बार जब किम ने अपना दबदबा कायम कर लिया और ब्लैकमेल किया, तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय मदद के लिए दौड़ पड़ा। ठीक ऐसे ही 2016 और 2017 में हुआ था। ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में आने के बाद दृश्य फिर से मोटा हो गया। पहली नजर में ट्रंप और किम जोंग उन दूर दूर थे, लेकिन उनके बीच आपसी समझ सक्रिय थी। दुनिया ने 2019 में नाटकीय दृश्य देखे। ट्रंप और किम जोंग उन, जिन्होंने कुछ महीनों पहले कट्टर दुश्मन होने का ढोंग किया था, में कोरियाई DMZ में बचपन के दोस्तों के रूप में बातचीत की। जब किम जोंग उन को अंतर्राष्ट्रीय सहायता की गारंटी दी गई, तो ट्रंप को उत्तर कोरिया में कदम रखने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति होने का सम्मान मिला। आज चीन उन बहुत कम देशों में से एक है जिनके उत्तर कोरिया के साथ व्यापारिक संबंध है। उत्तर कोरिया शासन की हार चीन के लिए बिल्कुल भी वांछनीय नहीं है। वे अच्छी तरह जानते हैं कि अगर इस तरह का बदलाव होता है तो अमेरिका समर्थित दक्षिण कोरियाई सेना उनकी सीमा तक पहुंच जाएगी। उन्हें यह भी डर है कि उत्तर कोरिया से गरीब शरणार्थी चीन आ जाएंगे। यही वजह है कि दोनों देशों के मित्रवत होने के बावजूद 15 लाख चीनी सैनिक उत्तर कोरिया की सीमा पर तैनात हैं। उत्तर कोरिया ने 16 साल बाद 2008 में ryugyong होटल का निर्माण फिर से शुरू किया, जिसने 1952 में काम करना बंद कर दिया था। हालांकि इमारत को विशाल LED डिस्प्ले के साथ सुशोभित किया गया है, लेकिन इंटीरियर अभी भी खाली है। उत्तर कोरिया के पास आज परमाणु हथियार और मिसाइल ही एकमात्र हथियार नहीं है। उन लोगों के पास एक घातक साइबर अटैक टीम भी है।
सोनी और हमारे कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर उत्तर कोरियाई हैकरों द्वारा किए गए हमले इसके कुछ उदाहरण हैं। अपने बारे में अप्रिय सच्चाई को उजागर करने के लिए अक्सर संगठनों पर हमला किया जाता है। ये किसी को भी कभी भी हो सकता है।